पाकिस्तान से जंग होगी, अपने आरएसएस संगठन के दोस्तों के साथ आकर तुम्हारे देश का सारा पानी पी लूंगा। मुझे ये बताइए आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम है फौज। और मैं समझा नहीं मोदी जी, खुद क्या? खुद यानी के PhD। अच्छा, आपने ये खुद किया है और लोग कह रहे हैं कि ये भी जाली खुद है। हमारी खुद तो 100% शुद्ध है। आपने इंडिया के लिए आज तक किया क्या है? मेरा बताता है घोड़ा। जय शाह से कैसे ताल्लुकात हैं आपके? अरे आपको नहीं पता, हम इतना साथ रहे हैं, अब तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं अमित शाह गर्भवती तो नहीं। बकरी क्यों पाली है, सही बताइए। मैं खुद एक बकरा हूँ। कहाँ से बकरे हैं यार, आप इंसान हैं। अरे जब भी मैं अपनी जनता को तकरीर करता हूँ, वो कहते हैं मोदी बकरा है, मोदी बकरा है। जनता तंग बैठी है कि कब आप जान छोड़ेंगे। क्या इतना बुरा हूँ मैं अपने पाकिस्तान का एजेंट हूँ। अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम पर सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त होने वाला है। ये आपने क्या किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम पहलगाम के अटैक की मज़म्मत करते हैं और इसमें होने वाले मासूम जानों के ज़िया पर दिली अफसोस का इजहार करते हैं। आज के मेहमान भी इस अटैक से जुड़े हुए एक किरदार हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र दामोदर मोदी। अजीब सा नाम है, लेकिन ये हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी जी, कैसे हैं आप? मैं जी, और कौन? हम एकदम बढ़िया, मजामा। आप हमारे प्रोग्राम में कैसे आए? सज्जन, आपने बुलाया तो हम आए। अगर आप हमें यदि नहीं बुलाते तो हम बिन बुलाए मेहमान की तरह अपने राफेल पे बैठकर आ जाते। किस पर बैठ के आ जाते? राफेल। ये क्या चीज होती है? राफेल राइफल? जहाज, जहाज। अरे जहाज का नहीं पता? अरे जहाज का नहीं पता? यार आपकी लैंग्वेज अजीब सी है, समझ ही नहीं आती। आप क्या बोल रहे हैं? राफेल बोल रहे हैं, राइफल बोल रहे हैं, पता नहीं किसी पे बैल पर बैठ के आ गए हैं। खैर, मुझे ये बताइए आपकी पहली जॉब क्या थी? सज्जन, आपको पता है कि हम फुटपाथ पे चाय बेचते थे। हम बहुत गरीब परिवार से थे। हमने, लेकिन एक बात थी कि हमारे दिमाग में आइडियाज का भंडार था। मैं पता है क्या करता था? क्या करते थे? मैं अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करके गटर के ढक्कन में सुराख करके उसमें पाइप डाल के उसे चूल्हे में लगा के चाय बना के बेचता था। इतना क्रिएटिव हूं मैं, आइडियाज का भंडार रहता है इस दिमाग में। वैसे सज्जन, कैसा लगा मेरा आइडिया? तभी आपका हर आइडिया गटर आइडिया होता है। अरे भाई, सज्जन को क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है सज्जन को? आप वो सांप हैं जो अपने बच्चे खुद खा लेता है। अरे ओ भाई साहब, गलत बात कर रहे हैं। अपने अल्फाज वापस लीजिए। मैंने क्या गलत बात कह दी? क्या आप वो सांप नहीं है जो अपने बच्चे खाते हैं? अरे मूर्ख, अरे ओ मूर्ख, वो सांप के लिए नहीं बल्कि डायन के लिए कहते हैं। अच्छा यार, मुझे ये बताइए, हर थोड़े अरसे बाद क्या चुल मचती है आपको? पाकिस्तान को धमकियां, पाकिस्तान पे जाली हमलों की बातें, दावे, झूठ, ये क्या चलता है आपके दिमाग में? इस उम्र में हो जाता है। और ये जो राजनीति है ना भाई साहब, इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। बुरी महिला की तरह अपने कपड़े खुद फाड़ के
पड़ोसी पर इल्जाम लगाना पड़ता है। पहले पहल तो ये प्रक्रिया हमें साधारण लगी, फिर मजा आने लगा, फिर आदत हो गए। इसीलिए हमें बार बार ये चुल मचती है। और जान लीजिए कि आपके सामने इस सीट पर नरेंद्र दामोदर मोदी नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोग बैठे हैं। अरे छोड़ें, लोग बैठे हुए हैं। लोगों को तो आपने आरएसएस के जरिए दबाया हुआ है, किसी को बात तक तो करने नहीं देते आप। दबाए जाने वाली चीजों में अवाम आज भी दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पे कौन है? और पहले नंबर पर दबाए जाने वाली चीजों में है, क्या है? अपोजिशन। शुक्र है, शुक्र है। मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर इल्जाम है कि जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, इंडिया पर कोई ना कोई अटैक हो जाता है। मेरे सामने एक लिस्ट है, कारगिल, उड़ी। अरे मैं आपके साथ चिड़ी उड़ी नहीं खेल रहा, आपको कुछ बता रहा हूं। पुलवामा अटैक्स, अमरनाथ, पठानकोट, पार्लियामेंट अटैक्स, कश्मीरी हिंदूज एक्सोडस, पहलगाम अटैक। मोदी जी मुझे ये बताइए कि ये सब कुछ बीजेपी की गवर्नमेंट में ही क्यों होता है? अरे ये तो धोती खोल रहा है। अब मैंने बताया था ना कि मेरी पहली जॉब आउटसाइड जॉब थी। जब हम पीएम बने तब हमारे इनसाइड जॉब शुरू हो गए। यार मोदी जी शर्म करें, कुछ तो रहम करें अपनी आवाम पर, अपने पड़ोसी मुल्कों पर। क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई क्या तकलीफ है सज्जन को? क्या तकलीफ है? मजा नहीं आ रहा। मुझे ये बताइए कि आपकी शादी हुई, मगर आपने उस शादी को मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिर दोबारा कभी शादी नहीं की। क्या चक्कर था? अरे भाई साहब, जिस व्यक्ति के बेवे के नाम में बहन आ जाए तो उससे कहाँ शादी होती है। और वैसे भी वो हमारी जबरदस्ती की शादी थी, हम उसे वैसे भी नहीं मानते। अच्छा, तो पूरे कश्मीर के साथ जो आप जबरदस्ती कर रहे हैं उसके बारे में क्या ख्याल है? तुम जैसा फिलोसोफर मट्टी खाता है मगर निकलता किसी ना किसी देश का एजेंट है। हाँ तो क्या है, मैं अपने पाकिस्तान का एजेंट हूँ, इसमें कौन सी बुरी बात है? अरे क्या बात कर रहे हो, तुम एजेंट हो? हाँ एजेंट हूँ अपने वतन का। हाँ 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 हाँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम पर सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त होने वाला है। अभी तुम पर सर्जिकल स्ट्राइक करता हूं, बचकर नहीं जा पाओगे। कहां तक भागोगे? सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। ये आपने क्या किया? असल में मेरा पेट खराब है, मैंने गटर के पानी का गोलगप्पा खा लिया था। यार आप मेरे स्टूडियो में आके इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स और वो भी केमिकल वॉरफेयर वाली ना करें यार, प्लीज। अरे ये दौर ही केमिकल वार का दौर है, ये दौर ही सर्जिकल स्ट्राइक का दौर है। अरे ये दौर ही बायोलॉजिकल वार का दौर है, ये दौर जंगों का दौर है, ये दौर जंगों का दौर है। ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा आसन करने का समय हो गया है। कि ये कौन सा आसन है? ये किस किस्म का आसन है? ये माइक आसन है। मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हम तो आपको केवल हंसाना चाहते थे, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मोदी जी परेशान तो मैं हूँ, आप जैसे पड़ोसी हो तो परेशानी तो होती है। अच्छा ये लीजिए। ये आपने क्या किया? आपके दीवार पर हमने सलवार डाल दी है। अच्छा, मतलब आप वो सही वाले पड़ोसी बन रहे हैं, वो जो साथ में घरों में ऊपर कपड़े टांगते हैं। मेरे साथ ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत करना। मैं दिखता शरीफ हूँ, लेकिन दिमाग मेरा एक नंबर का खुराफाती है।
मुझे ये बताइए कि आपकी तबीयत हमेशा ये नाराज औरतों वाली क्यों रहती है? बात बात पर लड़ाई, झगड़े, ताने, बायकॉट। आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो आप कमर दिखा जाते हैं। कमर इसलिए दिखाते हैं कि मजा आता है। इतने नखरे क्यों करते हैं आप? 16 साल लड़की हैं क्या? आहा हा 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 हा। कर लो जो करना है, अब जो कुछ करो कोई फायदा नहीं है। आपके साथ जो हम करने जाएंगे वो पूरा विश्व देखेगा। आपने शायद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ की स्पीच नहीं सुनी। सुनी थी, स्पीच तो नहीं थी, स्क्रिप्ट था सारा। बहनों भाइयों, हम बहुत जल्द उस स्क्रिप्ट का बॉलीवुड में उपयोग करेंगे। और ये चेतावनी है, समझे कि नहीं? नो डाउट मोदी जी, आप स्टोरीज बनाने में तो माहिर हैं, लेकिन आपकी स्टोरीज फ्लॉप हो जाती हैं। मगर इस बार फ्लॉप नहीं होगे। जी पता है भाई साहब, फ्लॉप नहीं होगी, डेड फ्लॉप होगी। अरे भाई साहब, इस सज्जन को क्या तकलीफ है इस सज्जन को? यार मुझे ये बताइए मोदी जी कि आपने 2019 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया। पाकिस्तान के हिसाब से ये फेक ड्रामा था। अरे भाई साहब, हमने स्ट्राइक किया था, आए शपथ। हमने 2019 में भी स्ट्राइक किया था, जब आपके देश ने हम पर हमला किया तो हमने अपनी वायु सेना, जल सेना, जमीन सेना, उन सब के बड़ों को बुलाया और कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कब करेंगे। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मोदी जी, हमला मुमकिन नहीं, क्योंकि आज बादल हैं। हमने उन्हें पता है क्या कहा? क्या कहा? आप बादल का बेनिफिट उठा के, बारिश का बेनिफिट उठा के, मौसम की खराबी का बेनिफिट उठा के, रडार से बचते बचाते स्ट्राइक कर दें। रडार में जहाज नजर नहीं आएगा। मोदी जी बखरे साइंसदान है आप। ये किसने आपको कहा कि बादलों में जहाज नजर नहीं आता रडार पर? हमारे बुद्धि ने कहा। आपकी बुद्धि में मतलब मैं क्या अब आगे से बोलूं? अरे नहीं खान साहब, हम जो कह रहे हैं उसे समझिए कि हम कह क्या रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि एक जहाज बादल को सरकाए हुए आपके सेना से बचते बचाते नीचे बॉम्ब गिरा रहा है। क्या मंजर होगा। बहुत खूबसूरत। रडार को चकमा देने वाला आइडिया अवश्य हमारा था। हमारी सेना तो परेशान थे, वो तो हम रडार से बच जाने का गुर नहीं बताते तो मुश्किल होता। बहरहाल हम उसके बाद इंतजार करते रहे। हमने टीवी देखा, न्यूज पढ़ डाली, लेकिन स्ट्राइक की खबर नहीं आई। फिर हमने तुरंत अपने सेना को फोन घुमाया और पूछा कि स्ट्राइक क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक है। हम उसका ये उत्तर समझ गए कि कल हड़ताल है। बदकिस्मती हमारे, लेकिन इस बार आपको हम छोड़ेंगे नहीं, बेफिक्र रहिए। मोदी जी, हमलों की आप बात करते हैं। आपके इंडिया में दाल चावल का भाव तो कंट्रोल में नहीं आ रहा, पेट्रोल के रेट्स हैं कंट्रोल में नहीं आ रहे, चीजें इतनी महंगी हैं। इधर पाकिस्तान के हालात भी अच्छे नहीं हैं, आप जंग की बातें कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्या मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूं? ये दरअसल हमारे भारत का, स्वस्थ भारत का एक कैंपेन है। कैसी कैंपेन? फिट इंडिया
इनिशिएटिव। फिट इंडिया इनिशिएटिव। और Yes. इसमें क्या होता है? अरे सज्जन, इसका मतलब है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप एक दिन खाएं, 2 दिन भूखे रहें, फिर एक दिन खाएं, 4 दिन भूखे रहें, फिर एक दिन खाएं, 6 दिन भूखे रहें। गुर्बत कहते हैं इसे। अरे गुर्बत कहते होंगे तुम्हारे देश में, हमारे देश में इसे कहते हैं इनिशिएटिव। अच्छा, तो जो पेट्रोल की प्राइसेस आपके इंडिया में हाई हैं, वो भी फिट इंडिया इनिशिएटिव के अंडर आती हैं? देखें भाई साहब, कार चलाने से आप मिसफिट हो जाते हैं, आप स्वस्थ नहीं रहते। लेकिन पैदल चलने से, साइकिल चलाने से आप स्वस्थ रहते हैं। और जब पाकिस्तान से जंग होगी तो बीच में आपके स्वस्थ होने की वजह से पेट नहीं आएगा। पेट्रोल इसलिए महंगा है। हाँ, और इंडिया के लोग आपकी ये बातें मान जाते हैं? अरे इंडिया के लोग वो तो हमारी हर बात मान लेते हैं, चाहे हम उन्हें स्याह कहें या सफेद कहें, वो उसी पे चलते हैं। हम उनके लिए विश्व के बेस्ट लीडर हैं। मोदी जी, मुझे ये बताइए कि आपने इंडिया के लिए आज तक किया क्या है? हम्म, ये क्या है? मेरा बताता है घोड़ा। इसे वापस रखें, वापस रखें इसे। उठाएं इसे मोदी जी। अरे अरे शोर नहीं, उठा रहे हैं, उठा रहे हैं। ये भाई साहब तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। इतना गुस्सा ठीक नहीं है महाशय, दिमाग को जरा ठंडा रखना चाहिए। हैट्स ऑफ टू द इंडियंस जो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं यार। इंडियन मीडिया को आपने बंद करके रखा हुआ है, और जो चैनल्स बोल रहे हैं उन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है क्योंकि वो आपकी गोद में बैठे हुए हैं। क्या सच्चाई है इसमें? अरे इस सज्जन को क्या तकलीफ है? अरे भाई साहब, अगर बच्चों को गोद में खिलाया जाता है तो इसमें बुराई क्या है? क्या आपत्ति है? आपको क्या तकलीफ है? अच्छा, मुझे तकलीफ, मैं एक मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद मीडिया में हूँ, तो मुझे तकलीफ होती है जब मेरे भाई बहनें जो आपके देश में काम कर रहे हैं, जब वो जेलों में सड़ेंगे तो मुझे तकलीफ होगी ना। अरे भाई साहब, इस सज्जन को क्या तकलीफ है? देखो मेरे बात सुनो। बात यह है कि बड़े बड़े पत्रकार जेलों में गए हैं। आप यूं समझिए कि वो जेल इंटर्नशिप के लिए गए हैं। किसके लिए? इंटर्नशिप, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप ये उसके लिए गए हैं, और मजबूत पत्रकार बनकर निकलेंगे और देश की सेवा करेंगे। बल्कि हमारे देश में हम एक और इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। वो क्या? माँ की कोक स्टूडियो। भैंस की आंख स्टूडियो। भाई क्या आप बोली जा रहे हैं? मोदी जी, आप जब गवर्नमेंट में आए तो आपने वादा किया था कि आप 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। 10 साल से आप इंडिया के ऊपर काबिज हैं। मुझे ये बताइए कि 20 करोड़ नौकरियां कहाँ गईं? अरे भाई साहब, आप पूछिए युवा को कि उन्हें नौकरियां चाहिए भी कि नहीं। अगर नौकरियां नहीं चाहिए यूथ को तो फिर वो क्या करेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ वही। एंटरप्रेन्योरशिप में बड़ा फायदा है। पढ़ लिख कर क्या करेंगे? वही एक बंदे के सारे जिंदगी के गुलामी। सुबह उठो, शाम को आओ, फिर सुबह उठो और शाम को जाओ। बस यूं ही एक आदमी अपनी जिंदगी गुजार देता है। तो मैंने 20 करोड़ युवा को बचाया है। कैसे बचाया? क्या करेंगे वो? स्वयं का कारोबार। और ये कारोबार कहाँ करेंगे वो? आपके पास विश्व की सबसे लंबी फुटपाथ है, 13 करोड़ किलोमीटर। और आपको पता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? यदि आप बुद्धि से सोचें
तो एक सड़क पर 2-2 फुटपाथ, यानी एक सड़क में 2 फुटपाथ के मजे। 10 करोड़ युवा इस तरफ, 10 करोड़ युवा उस तरफ। और ये युवा कर क्या रही है सड़क पर? कारोबार। क्या कारोबार? भाई कोई रेहड़ी पे समोसे बेच रहा है, कोई उधर पकौड़े बेच रहा है, कोई उधर पाव भाजी बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई तरकारी बेच रहा है। यार आप इंडिया के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। आप 20 करोड़ लोगों के बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो समोसे पकौड़े बेचेंगे। क्या करेंगे PhDs, क्या करेंगे डॉक्टर्स, क्या करेंगे इंजीनियर्स अपनी तालीम का पकौड़े बेचकर? एक मिनट, तुम्हारे देश के लोग हैं या मेरे देश के? आपके देश के। तो फिर बहनों भाइयों, इस सज्जन को क्या तकलीफ है? यार बताइए ना, क्या करेंगे? इतने वेल एजुकेटेड नौजवान जब सड़कों पर पकौड़े बेचेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? फायदा होगा, अवश्य होगा। अब एक डॉक्टर पकौड़े बेचेगा तो यदि किसी का वो पकौड़ा खाकर पेट खराब हो जाएगा तो वही डॉक्टर उसे दवा लिख कर देगा कि ये खा लो, है ना, एक टिकट में 2 मजे। इस आइडिया का नाम है मेड इन इंडिया, सोल्ड ऑन फुटपाथ। व्हाट एन आइडिया सर जी। मेरी जनता मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं अपनी जनता से करता हूँ। बड़ा करते हैं सर, जनता तंग बैठी है कि कब आप जान छोड़ेंगे। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। मोदी जी ड्रामेबाजी आपकी खत्म नहीं हो रही। मुझे ये बताइए कि जय शाह से कैसे ताल्लुकात हैं आपके? भाई साहब, पहले तो जय शाह का तमीज से नाम लो। क्यों तमीज से नाम क्यों लूं जी? वो मेरे मित्र हैं और आपकी भाभी। वो मेरी भाभी कैसे हो गए वो? अरे वो मेरी होम मिनिस्टर है ना। मेरी नहीं, मेरे होम मिनिस्टर हैं वो। अरे आपको नहीं पता, हम इतना साथ रहे हैं, अब तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं अमित शाह गर्भवती तो नहीं। अगर गर्भवती का वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूं तो बड़ी शर्म की बात है सर। आप ऐसा सोच रहे हैं? असल में उसका पेट जरा ज्यादा बाहर आ गया है, खाता बहुत है ना। मुल्क नहीं, वो केवल मेरी फेवरेट डिश है। यार छोड़ दीजिए, इंडिया एक अच्छा मुल्क है, उसको खाना चाहिएगा। मुझे ये बताइए कि अभी पिछले दिनों में न्यूज़ में पढ़ा था कि आपने बकरी पाल ली है। बकरी क्यों? आप वजीर आजम हैं, ये चीज़ें आपको जेब देती हैं? असल में मैं जब से तन्हा हूँ, मुझे बकरी की आवश्यकता हो गई। मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला न रहूँ, मेरे साथ कोई हो, और जब भी मेरा मन करता है मैं बकरी का दूध निकाल कर पीता हूँ। पता है कैसे? कैसे? देखने वालों को मैं सिखाना भी चाहता हूँ। यदि आपके पास बकरी है तो उसका दूध आप कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे। यार बकरी का दूध सारी दुनिया ऐसे निकालती है, आप ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? अरे मेरी बकरी है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जिस पोजीशन में उसका दूध निकालूं। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मजा नहीं आ रहा। मोदी जी मजा वाकई नहीं आ रहा। बकरी क्यों पाली है, सही बताइए। मैं खुद एक बकरा हूँ। कहाँ से बकरे हैं यार, आप इंसान हैं। अरे जब भी मैं अपनी जनता को तकरीर करता हूँ, वो कहते हैं मोदी बकरा है, मोदी बकरा है। मोदी जी
पाकिस्तान के साथ इतनी नफरत क्यों है आपको? अरे मेरा बस चले तो मैं बर्बाद कर दूं, निस्तो कर दूं, नाबूद कर दूं। यार तड़ियां लगाना तो सीख ले, निस्तो नाबूद कर दूं होता है। मेरे आपके लिए ये भी वॉर स्ट्रेटजी है कि मैं आपके इंटरनेट की केबल में गैस छोड़कर बटन दबाकर बूम कर दूंगा। इंटरनेट की केबल में गैस, वाह वाह, व्हाट अ स्ट्रेटजी सर जी। और क्या क्या प्लान है आपका पाकिस्तान के खिलाफ? मैं आपके ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत नुकसान दूंगा। मैं आपके ड्रामा इंडस्ट्री की सुल्ताना आपा को अगवा कर कर लंका ले जाऊंगा और वहां उन्हें बैठा कर कहूंगा कि आज से आपने हमारे लिए ड्रामे बनाने हैं, क्योंकि भाई साहब आपके ड्रामे होते बड़े मजे के हैं। और क्या करेंगे? मैं किसी रात अपने आरएसएस संगठन के दोस्तों के साथ आकर तुम्हारे देश का सारा पानी पी लूंगा और फिर लगान फिल्म की तरह पानी के लिए तुम लोगों को हमसे मैच खेलना पड़ेगा, लेकिन हम मैच नहीं खेलेंगे। नहीं। अरे यार मैच तो आप अभी भी नहीं खेलते, ना पाकिस्तान आते हैं ना कहीं और खेलते हैं, आईपीएल में हमारे प्लेयर्स तक को नहीं बुलाते। मैं जब तुम्हारे देश पे कब्जा करूंगा तो फिर मैं तुम्हारे बाबर आजम को विराट कोहली के साथ रनर बुलवाऊंगा और उसे इतना दौड़ाऊंगा कि उसके पसीने छूट जाएंगे। यार आपके आइडियाज आपकी तरह घटिया हैं। बाबर आजम और विराट कोहली बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। आहा, उसका भी मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? डिवाइड एंड रोल। क्या क्या? डिवाइड एंड रोल। क्या करेंगे आप? मैं विराट से कहूंगा कि बाबर अनुष्का की कमरा बंद करके फिल्में देखता है। यार क्या ही घटिया आदमी पाए गए आप। अपन तो ऐसा ही चाहे। मुझे ये बताइए कि आप अक्सर कहते हैं 56 की छाती, 56 की छाती। कहाँ से 56 की छाती है आपकी? भाई साहब, दरअसल मेरी छाती 18 साल की उम्र में आना शुरू हुई थी। तो अब आप कितने साल के हैं? आई एम फकिंग 74। तो छाती 56 की कैसे हुई? मैं हूँ फकिंग 74 का, तो छाती 56 की होई क्या ना है। यार एक बात बताइए, बातों बातों में। हाँ, पूछो सज्जन पूछो। ये डोनाल्ड ट्रंप का नाम गलत क्यों लेते हैं आप? अरे भाई साहब, जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे लोगों के नाम गलत लिए। हमने बदला लिया। हमने बजाय डोनाल्ड ट्रंप कहने के डोनाल्ड ट्रंप कह दिया। हमारे कलेजे को ठंडक महसूस हुई। मजा नहीं आ रहा। पाकिस्तान के बारे में और क्या ख्यालात हैं आपके? मैं तुम लोगों के गुजरात में अपने गुजरात वाला काम करूंगा। आप ना गुजरात कभी गए नहीं, वहां जूते बनते भी हैं और पड़ते भी बहुत हैं। आपसे ना एक बंदा नहीं संभाला जा सकता। चौधरी शुजात। चौधरी शुजात कौन? हाँ, वो पाकिस्तान का स्टीफन हॉकिंग। अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं, उनके थोड़े से मसाइल हैं। अरे मसाइल नहीं, बहुत तेज आदमी है। क्या तेजी दिखाई है चौधरी शुजात ने आपको? एक दफा मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। अच्छा। जनाब अपनी तकरीर कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने मोबाइल रिकॉर्ड पे डाला और ऑडियो रिकॉर्ड करके अपनी फॉरेंसिक टीम को दी। अच्छा। बाद में जब उन्होंने
उस आवाज को डिकोड किया। इतनी अश्लील गालियां कि हमारे कानों से भी धुआं निकलना शुरू हो गया। हाँ, तो बस उन्हीं के पेटे पड़ेंगे आप अगर गुजरात की तरफ आपने आंख भी उठा के देखा। उनका होम टाउन है और बड़े वो अपने इलाके से प्यार करने वाले शख्स हैं। अच्छा, चलो फिर गुजरात को छोड़ देते हैं। हम तो वैसे भी फकीर आदमी हैं, झोला उठाए कहीं भी चल देते हैं। जी, अच्छा किया आपने चल दिए। मुझे ये बताइए आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम है फौद। ओ, मैं समझा नहीं मोदी जी, फुद क्या? फौद माना फौद यानी के PhD। यार, अच्छा आपने ये फुद किया है और लोग कह रहे हैं कि ये भी जाली फुद है। नहीं नहीं नहीं, ये तो सरासर हम पर इल्जाम है। हमारी फुद तो 100% शुद्ध है, असली है। हमारी फुद कभी नकली नहीं हो सकते। आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति से चेक करवा लें, हमारी खुद असली निकलेगी। मोदी जी, आरएसएस में कैसे घुसे? क्या ताल्लुक है आपका आरएसएस से? आरएसएस से हमारी चाहत इतनी पुरानी है। एक दफा हमने सोचा कि हम अपने बाजू पे आरएसएस का टैटू बनवाएं। हम टैटू वाले के पास गए, उससे टैटू बनवाया। हमने जब बाद में आंख खोल के देखा तो उस साले बेवड़े ने आरएसएस की जगह BDSM लिख दिया। आपके बाजू के ऊपर BDSM लिखा हुआ है? हाँ, वो साला बेवड़ा बोला कि आरएसएस भी तो इंडिया के साथ BDSM कर रही है। अच्छा मोदी जी, जरा ये बताइएगा कि आपने चांद पर इसरो का एक मिशन भेजा, क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? पहले जो मुल्क गए थे गलत गए थे, किसी और चांद पर गए थे, कुछ रिसर्च में कमी रह गई थी, क्या कर रहे हैं आप उधर? असल में भाई साहब, इसरो एक अनाथ बच्चा है। वो मेरे भावज का लड़का है। मेरे भावज ने इसरो का हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा कि ओ मोदी, ये अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, इसे अपने जैसा ना बनाना। लेकिन मैं ठहरा मोदी का मोदी। मेरे दुम 100 साल बाद भी टेढ़े के टेढ़े। अच्छा, जब इसरो 6 साल का हुआ ना भाई साहब, हमने इसरो की ट्रेनिंग शुरू कर दी। हमने आरएसएस के लौंडों के साथ उसे हिंदू, सिख, मुसलमान और पारसियों के इलाके में भेजा। उन इलाकों में इसरो से हमने धमकियां दिलवाई। अगर जिंदा रहना है तो मोदी जी कहना है, अब की बार मोदी सरकार। जो ना मानोगे तो होगा वार। भाई साहब, समय का पहिया चलता रहा। हम अपने कांडों में इतने बिजी थे कि पता ही नहीं चला कि कब इसरो ने मंगल ग्रह की दहलीज पे कदम रख दिया। ये क्या बकवास स्टोरी थी? हम ऐसे ही बकवास करते हैं, मजा नहीं आ रहा क्या? इतनी सीरियस डिस्कशन हो गई, कुछ मजाहिया, कुछ अच्छा वाकया, कुछ लाइट हार्टेड डिस्कशन करें। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मैं भी बोर हो रहा हूँ। बोर ना होइए, मुझे अपनी जिंदगी का कोई मजेदार सा वाकया सुनाइए। कोई दोस्तों की महफिल, कोई खुशगपियाँ, कोई इश्क माशूकी, कुछ ऐसा सुनाइए। भाई साहब, जवानी चीज ही ऐसी है कि इसमें इंसान के साथ किस्सा जुड़ ही जाता है। एक दफा अमित शाह, मैं और हमारे कुछ दोस्त कश्मीर हनीमून गए। हनीमून? लड़के? हमारे साथ एक लड़का लड़की का जोड़ा था, वो हनीमून करने गए थे हमारे साथ ही। अच्छा, तो क्या हुआ उसमें? उस रात हम 3 बजे तक पिया, हंसते रहे, खेलते कूदते रहे, मस्ती मजाक करते रहे, मजा ही मजा। उसके बाद हम सो गए। जब मैंने सुबह उठकर देखा
तो क्या देखता हूं कि अमित शाह ने मेरे यहां पर मार्कर से 010 बना दिया। 010। हाँ, वो जरा मोटा सा करके लिख दिया और उसने मेरी तस्वीर भी खींची। हंसी जाए मैंने कहा कि ये तस्वीर डिलीट कर दें। उसने कहा नहीं, अब यही वजह है कि अमित शाह जो भी बात कहता है हमें मानना पड़ता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया का वजीर आजम एक शख्स के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है जिसके पास उसकी एक तस्वीर है जिसमें चेहरे पे 010 लिखा हुआ है? वो शख्स नहीं है, तमीज से बात कीजिए, वो आपकी भाभी है। मोदी जी, मेरा ख्याल में बहुत हो गया, इजाजत लेते हैं, प्रोग्राम बंद करते हैं। आप अपने घर को जाइए, मैं अपने घर को जाता हूँ। जरूर, लेकिन जाने से पहले मैं एक नजम की 2 पंखुड़ियां सुनाना चाहूंगा। जी, इरशाद। तुम बढ़ाओ दोस्ती का हाथ, बात तो अच्छी है, क्या बात है। और देश में मेरे जो भी कांड हुआ, मित्रों, देश में जो भी मेरे कांड हुआ उसमें केवल मेरा हाथ है। नाज़रीन, इनका ड्रामा चलता रहेगा। आपसे इजाजत चाहते हैं। दोबारा मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।